उर्दू विदेशी नहीं है, इसी देश में पैदा हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे डायमंड कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उर्दू भाषा के बारे में। उर्दू भाषा का इतिहास जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि उर्दू का उद्गम कहाँ से हुआ। और आज मैंने उर्दू भाषा के इतिहास के बारे में बात करना क्यों सोचा, ये जानना आपका बहुत जरूरी है। बेसिकली महाराष्ट्र में उर्दू भाषा साइन बोर्ड के लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और जहां पर कहीं ना कहीं इसको धार्मिक मोर्चे की तरह देखा जा रहा है, इसको धार्मिक दिशा देने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच में जब ये सब हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय रखी और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उर्दू जो है वो भाषा का एक संवाद का जरिया है, वही धार्मिक हिस्सा नहीं है। तो जो भी बवाल रहा है, इस सब के बारे में जो विवाद हुए आपने न्यूज में सुना ही होगा, अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए और रेडियो के माध्यम से ये बातें सुनी या पढ़ी जरूर होंगी। बहरहाल हमारा मकसद ये नहीं है कि वहां पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया। हमारा मकसद ये है कि उर्दू भाषा की जो नींव है वो भारत में कैसी रही और उसकी शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि मेरा और आपका ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में ये जो धर्म के आधार पे हम अपने भाषाओं को बांट चुके हैं, धर्म के हिंदू मुस्लिम करते रहते, इसकी गलत फहमियां ना हो। हम एटलीस्ट भाषा को किसी के धर्म के आधार पे ना बांटे, ये जानना आपका बहुत जरूरी है। तो मैं बात करूंगी कि उर्दू का इतिहास क्या रहा है और उर्दू शुरू में भारत में इसकी शुरुआत कैसे होती है और ये किन किन भाषाओं से मिलके बनी है, ये आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूंगी उर्दू भाषा की, कि उर्दू भाषा शुरू कहाँ से हुई, तो बेसिकली इसके अगर हम उद्गम की बात करेंगे, इसका उद्गम कहाँ से हुआ और इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, उर्दू भाषा का विकास जो होता है वो 12वीं शताब्दी में होता है। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में होता है, क्योंकि 7वीं और 8वीं और 9वीं शताब्दी जो मानी जाती है, वो माना जाता है कि भारत में अरबों लोगों का आक्रमण हुआ था 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में तुर्की लोग, अरब के साइड के जो मुसलमान वगैरह होते हैं, वो भारत पे आक्रमण करते हैं और सिंधु नदी का जो अगल बगल वाला इलाका है वहां पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। आपने सुना ही होगा मोहम्मद बिन कासिम का नाम, जो 712 में भारत पे आक्रमण करता है और सिंधु प्रांत के साइड का इलाका जो है वहां पे अपना कब्जा जमा लेता है। ठीक है, तो बहरहाल ये तो इतिहास रहा है कि 9वीं शताब्दी में अरबी लोगों का क्या होता है, भारत पे आक्रमण होता है। लेकिन जो उर्दू भाषा है वो भारत में कब पनपी और इसके बारे में लोगों को कब जानकारी हुई, तो 12वीं शताब्दी में इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके आसपास क्या हुआ। ये भाषा मुख्यतः तुर्की, क्योंकि 9वीं शताब्दी में तुर्की लोग भारत आए थे। ठीक है, तो तुर्की, फारसी, अरबी और स्थानीय भाषा यानी ब्रज, खास तौर पे याद रखिएगा, ब्रज और खड़ी बोली का ये मिश्रण है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अरबी लोग जो बाहर से आए थे उन्होंने उर्दू को दिया, नहीं। उर्दू एक भाषा से मिलकर नहीं बनी है, उर्दू को बनाने में बहुत भाषाओं का योगदान रहा है। ठीक है, उसमें हमारी अपनी भाषा भी आती है, जो हमारी लोकल भाषाएं हैं, जिसमें आती है खास तौर पर ब्रज की भाषा और खड़ी बोलियों का जो इस्तेमाल होता है वो आता है। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें उर्दू नाम कैसे पड़ा, तो उर्दू नाम के शब्द की उत्पत्ति की मैं बात करूंगी तो ये बना तुर्की शब्द से, जिसका नाम होता है उर्दू। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है लश्कर या सेना। ठीक है, यह नाम भाषा की विविधता और सूत्रों की ओर इशारा करता है। ठीक है, उर्दू कई भाषाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, कोई एक भाषा का इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे मध्यकाल में क्या रहा, ये कि मध्यकाल में उर्दू भाषा का क्या रहा है और क्या क्या चीजें हुई, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो विवाद हुआ है उर्दू भाषा को लेके महाराष्ट्र में, ये आए दिन भारत के किसी न किसी कोने पे भाषा के आधार पे हो ही रहा है। आपने दक्षिण भारत के बारे में भी सुना ही होगा कि हिंदी भाषा को लेके विवाद छिड़ा रहता है, आए दिन है। भारत में जो ज्यादातर जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पे बटे हुए हैं और बेसिकली तमिलनाडु की हम बात करेंगे, उधर का जो इलाका है तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये जो साउथ के इलाके हमारे भारत में आते हैं, जो वहां पे भाषा को लेके आए दिन बवाल होता रहता है, विवाद छिड़ा ही रहता है। ठीक है, तो भाषाओं के बारे में हमें पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इन विवादों से हम बच सके। और अगर हमारे सामने कोई ये विवाद रखता है, ये बात रखता है, तर्क वितर्क करता है, तो हम उसे बता सके कि असल मायने में इस भाषा का महत्व क्या है और ये शुरुआत कहाँ से होती है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगर मैं मध्यकाल की बात करूंगी तो मध्यकाल में साहित्यिक विकास भी इसका बहुत ज्यादा रहा है। यानी 18वीं शताब्दी में जो उर्दू साहित्यिक भाषा के रूप में क्या हुआ, ग्रहण कर लिया गया। उर्दू को क्या हुआ, साहित्यिक भाषा के रूप में ग्रहण कर लिया गया। ठीक है। और वली जो थी, वली को दक्कनी उर्दू को क्या बोला जाता है, जनक माना जाता है कि उर्दू कविता की क्या रही है, जनक रही है। ठीक है। दिल्ली लखनऊ की मैं बात करूंगी, दिल्ली और लखनऊ में उर्दू साहित्य ने ना क्या किया है, अपनी पकड़ बना रखी है। और वहां पे दो प्रमुख स्कूलों में क्या किया जाता है, विकास किया गया है, जहां पे गजल, नज्म और शायरी वगैरह का क्या यहाँ पे मुशायरे वगैरह किए जाते हैं, लखनऊ और दिल्ली के कॉलेजेस में, स्कूलों में। ठीक है। हम ब्रिटिश काल में थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे कि आखिर में इस भाषा ने, उर्दू भाषा ने धार्मिक रूप लिया कब और ये धर्म के नाम पे बटी कब, क्योंकि इससे पहले उर्दू कभी धर्म के नाम पे थी ही नहीं। अगर अरबी लोग भारत आए भी थे तो उन्होंने भारत से कुछ लिया तो भारत को बहुत कुछ दिया भी। ठीक है। यहाँ पे हम बाकी चीजों पे नहीं जाएंगे, यहाँ हम तहजीब की बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें कि ब्रिटिश काल में हुआ क्या था, देखिए ब्रिटिश काल में होता कुछ यूं है कि जो भाषा है ये राजनीतिक रूप हो जाती है। यानी अंग्रेजी शासनकाल उर्दू और हिंदी भाषा को अलग अलग पहचान मिली थी, किसमें, अंग्रेजी शासन के दौरान। ठीक है। 19वीं सदी में क्या होता है कि भाषा को धर्म से जोड़ने जाने लगा। यानी उर्दू को मुसलमानों से, मुस्लिम समुदाय से और हिंदी को हिंदू समुदाय से जोड़ दिया गया। ठीक है। होता कुछ यूं है कि फिर उर्दू को ही मुसलमानों से क्यों जोड़ा गया, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो बेसिकली अंग्रेजों का दो था कि फूट डालो राज करो वाली जो नीति थी, उसमें एक भाषा का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। बेसिकली उनका मुद्दा 1857 में जब भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छोड़ा था या स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद से अंग्रेजी शासन को यह पता चल गया था कि अगर भारत में रहना है तो यहाँ के लोगों के बीच की जो एकता है उसको खत्म करना पड़ेगा। और ये नीति आज भी हमारे देश में अपनाई जाती है, फूट डालो राज करो वाली। ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। तो होता कुछ ही हुआ कि अंग्रेजों को वहां ये पता चल जाता है कि अगर भारत में रहना है तो यहाँ के लोगों को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो तोड़ा कैसे जा सकता है, उनके पास दो ही रास्ते थे। पहला, या तो उनको पैसे रुपए दो, कोई साधन प्रोवाइड कराओ, पर साधन आप कितने लोगों को दे सकते हो। तो उनके सबसे आसान लगा कि हिंदू मुस्लिम करो, कुछ ऐसा करो कि वो आपस में ही लड़ ले और हम अच्छे बन जाए, हमारे ऊपर बात ही ना आए। तो उनके लिए सबसे इजी था धर्म के नाम पे बंटवारा करना, जिसमें एक और नाम आता है, आपने सुना होगा, बंगाल विभाजन का। ठीक है। बंगाल विभाजन के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता रखी है। उसका कैप्शन में आपको कहीं पे टैग करवा दूंगी, आपको मिल जाएगी कैप्शन में, उसकी लिंक में आपको डलवा दूंगी। ठीक है। तो हम बात करते हैं अंग्रेजों ने क्या करा, फूट डालो नीति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भाषा को क्या हुआ, धार्मिक पहचान दे दी। किसने दी, अंग्रेजों ने दी थी धार्मिक पहचान, ये बात ध्यान रखिएगा। और उन्होंने क्या करा, फिर हिंदी भाषा को हिंदू के लिए कर दिया और वहीं उर्दू भाषा को मुसलमानों के लिए कर दिया। इन्होंने हिंदी भाषा को हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए क्या कर दिया, उर्दू भाषा का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। यह केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण का हिस्सा था, हकीकत नहीं। ये राजनीतिक था, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने इसको क्या किया था, राजनीति के इस्तेमाल के लिए किया था, कि इसको सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हकीकत में कभी उर्दू सिर्फ मुसलमानों की नहीं थी, सिर्फ हिंदू के लिए हिंदी नहीं थी। उस हिसाब से उस वक्त जो भी लोग थे वो बहुत ही तहजीब से रहते थे, एक प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। तो वो जो उनको अच्छा लगता था संवाद करने में, उन भाषाओं का वो क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। ठीक है। उर्दू की अगर हम बात करेंगे, उर्दू आत्मा, इंसानियत, मोहब्बत और तहजीब में बसती है, जो किसी भी एक मजहब की मिल्कियत नहीं है। किसी भी एक मजहब की क्या है, मिल्कियत नहीं है। अगर हम आधुनिक भारत की बात करेंगे, आधुनिक काल में बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद बात अगर हम करेंगे तो पाकिस्तान को राष्ट्रीय भाषा इसको घोषित कर देता है। पाकिस्तान में क्योंकि जब 19वीं शताब्दी चल रही थी तो इसको ऑटोमेटिक धर्म के आधार पर भाषा को बांट दिया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मुसलमान लोग थे उनको लगा ठीक है, अगर हमें उर्दू सौंपा जा रहा है तो हम उर्दू का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उर्दू इतनी मीठी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है
कि अगर सामने वाला आपसे नाराज भी है और आप उससे अगर उर्दू में बात करते हैं तो वो खुश हो जाता है। आप अक्सर देखते होंगे जो शेरो शायरी होती है ना, वो उर्दू में बहुत अच्छे से बताई जाती है। उर्दू का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छे से किया जाता है, और अपनी वाणी जो होती है, हमारी जो भाषा है ना, उर्दू में चार चांद लगाने का काम करती है। उर्दू बहुत ही अच्छी भाषा है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में क्या होता है, इसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता है, और भारत में यह 22 अनुसूचित भाषाओं में क्या है, शामिल है। याद रखिएगा, भारत में जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें इसको शामिल किया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उर्दू जो है वो सिर्फ मुसलमानों की है, इसको जो चाहे वो बोल सकता है, इस पे किसी एक का कॉपीराइट्स नहीं है। ये पूरे भारत की भाषा है, और बाहरी लोग भी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भारत में बोली जाती है उर्दू, अलग अलग देशों में भी बोली जाती है। और देखा जाए तो भारत में, अगर मैं भारत की बात करूं तो अलग अलग राज्यों में इसने अपनी जगह खुद बना रखी, और कई राज्यों में ये दूसरी नंबर की भाषा बोली जाती है। पहली उनकी अपनी लोकल जो भाषा है वो हो सकती है, या जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहां दूसरी उर्दू हो सकती है। कहीं पे अगर देखा जाए मराठी बोली जाती है तो उनकी दूसरी भाषा अगर हम बात करें तो उर्दू हो सकती है। तो ये जो भाषा है इसने अपनी पकड़ बना रखी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो भाषा है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उर्दू में और साहित्य और मीडिया के बारे में। अगर हम बात करेंगे कि चीजें कैसे हुई, तो आज में अगर हम देखें तो आज भी उर्दू क्या है, शायरी, फिल्मों, नाटकों, गजलों में जिंदा है। मिर्जा गालिब, जॉन एलिया, फैज अहमद फैज जैसे शायरों ने क्या किया, इसे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया है। देखा जाए तो जितने भी शेरो शायरी है, जो भी शायर वगैरह है, वो उर्दू का ही इस्तेमाल करते हैं, और उनकी बदौलत ही मुझे लगता है आज के समय में सबको इसके बारे में पता है, और बोलने के मामले में भी ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि वो उर्दू भाषा का इस्तेमाल करें। और एक सबसे अच्छा सा उदाहरण है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, वो थे तो हिंदू ही, लेकिन वो भी अक्सर कविता कहानियों में वो उर्दू भाषा का बहुत इस्तेमाल करते थे। अगर वो हिंदी का इस्तेमाल करते थे तो साथ ही साथ वो उर्दू का भी इस्तेमाल करते थे। तो इससे भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं, या हम ये कह दावा कर सकते हैं कि उर्दू जो है वो किसी एक की नहीं है, ये सबकी है। तो ये जो विवाद हुआ है महाराष्ट्र में, ये नहीं होना चाहिए। वहां पे कहीं ना कहीं इसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश की गई है, कि धर्म के आधार पे कोशिश की गई है, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है बहुत सही लिया है कि भाषा जो है उर्दू भाषा वो संवाद का जरिया है, और ये भारत की संस्कृति को बताता है कि भारत की जो संस्कृति रही है, भारत का जो तहजीब रही है, उसको ये प्रेजेंट करती है। तो हम उर्दू को धर्म के आधार पे नहीं बांट सकते। ठीक है, ये जो उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। उर्दू की मैं बात करूं तो उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि ये संस्कृति और भाषा विरासत है जो भारत की जमीन पर पनपी है, भारत की जमीन पर पनपी है, ये ध्यान रखिएगा। अरबी जब भारत आए थे तो उन्होंने जो थोड़ी थोड़ी वो भाषाएं लाए थे, उनको मिलाकर उर्दू बनी है। ये किसी एक भाषा की देन नहीं है, और ये किसी एक बोली की देन नहीं है, और ये कहीं बाहर से नहीं आई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस समुदाय में विकास का योगदान रहा है उर्दू। मुगल दरबार में हिंदू, मुसलमान, शायर, सिख, साहित्यकार और आम जनता सबने क्या किया था, उर्दू को अपनाया था और निखारा था। ठीक है, प्रेमचंद ने भी अपनी क्या किया था, उर्दू में इसके बारे में लिखा है। ठीक है, और ये भी क्या थे, हिंदू ही थे। इसके अलावा और भी रहे हैं जो हिंदू थे, उन्होंने जैसे जगन्नाथ आजाद, रघुपति सराय, इन्होंने लिखा फिकारा, गोरखपुरिया, गोपी चंद्र नारंग जैसे अनेक गैर मुस्लिम उर्दू साहित्यकारों ने क्या किया, इसकी समृद्धि में हिस्सा बढ़ाया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उर्दू जो है वो किसी एक की नहीं है। उर्दू पे जो बवाल हुआ है, जो विवाद छिड़ा है, वो हम उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी था। अगर शायद वहां जो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका जिसने डाली थी, दायर की थी, अगर उसको पता होता कि उर्दू सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये सबकी बोली है, सब इसको बोल सकते हैं, जो भाषा है सब बोल सकते हैं, इसमें सबका अधिकार है, तो शायद ये याचिका वो दायर ही नहीं करता। बहरहाल पर अभी इसके बारे में आपको पता चल गया कि उर्दू क्या है, उर्दू भाषा आई कैसे भारत में, और उर्दू का जो पनपी भारत में पनपी ही है, और उसमें कितनी भाषाओं का उसमें सम्मेलन रहा है, संगम से उर्दू भाषा मिलके बनी है। तो ये इसकी संपूर्ण जानकारी थी, और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।